हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। हम विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है अगस्त 2024 के उसके टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मतलब सभी तो अभी हम राज व्यवस्था के करेंगे, पॉलिटी के। उसके बाद अर्थव्यवस्था जितने भी हैं टॉपिक बाकी वो कवर करेंगे। देखते पहले कि हम पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, जितने होंगे वो आज जो हम कर लेंगे। एससी की क्लास सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। केंद्र प्रायोजित योजना है, सुशासन में नागरिकों की भागीदारी है, सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री है, सैरोगेट विज्ञापन है, समान नागरिक संहिता है, विद्यालय प्रभाव आकलन है। हाँ, ये जितनी भी सुर्खियाँ हैं अभी ये जो छोटे टॉपिक हैं, बाकी परिश्रमण आयोग, बायलर विधेयक, हाँ वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। हाँ, सबसे पहले है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके, न्यूज़ पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मामला क्या है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद 2024 में निर्णय दिया है कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य एससी समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूह को अतिरिक्त कोटा आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। जो अभी मामला ये जो है 2024 का पंजाब राज्य से रिलेटेड जो है, पंजाब राज्य वंदे बनाम दविंदर सिंह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये उपवर्गीकरण है ये अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के तहत स्वीकार्य है। और जो एससी कैटेगरी में भी और जो सबसे जो हाशिए पर हैं, जो अधिक वंचित हैं, उनको अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, राज्य उससे पहले केंद्र सरकार के पास ये पावर थी कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एससी का। तो अब इन राज्य के पास भी पावर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी एससी कैटेगरी का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए मैं झूम कर लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा ताकि 1 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मुख्य रूप से निम्नलिखित मतलब जो ये थी अभी जो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, तो उन्होंने जो किस किस पहलू पर विचार किया, क्या आरक्षित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की, मतलब जो ये रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, या ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो वाद हैं 2005 में दिए गए निर्णय के औचित्य पर, इस पर भी था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना पंजाब बनाम दविंदर सिंह वाला मामला है ना, तो ये है ना ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 के ही फैसले को उलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये क्या नाम है, हाँ चिनैया ईवी चिनैया, ये जो मामला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐसा कहा था, जो पहले ये जो 2005 का मामला था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एससी कैटेगरी है सजाती है, समरूप है। और अभी जो फैसला पलट दिया उसमें कहा कि हाँ कि अब सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसमें कहा कि ये सजाती है इसलिए उसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, सजाती समूह के देखो, हाँ ये है ना, ये देखो। गौरतलब है कि ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के जो अनुच्छेद 341 है, 341 क्या कहता है, फिर आपको पता चल जाएगा 341 क्या कहता है। 1 सेकंड ना, रुकना। यही पे तो कहीं दिया हुआ था। हाँ, 341 क्या कहता है, ये पहले ये आप है ना अनुच्छेद पढ़ लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य, जो कोई भी राज्य है यूटी है, ठीक है, उसमें जो कोई भी कुछ जातियाँ हैं, मूलवंश या जनजातियाँ हैं, को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। कौन? हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को। तो यही तो इस पे लिखा हुआ है ना, ये पे कि 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों सजाति समूह के एक वर्ग से ही समझ उन्हें आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इस मामले में कहा था। फिर अभी जो 2014 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य है, तो 2004 में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ को भेजा था। ठीक है, जो हाँ इसमें तो ईवी चिनैया मामले पे पुनर्विचार किया गया था। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने फैसला दिया कि ईवी चिनैया जो मामला है इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ठीक है, और उस समय उपवर्गीकरण पर 2020 में रोक लगा दी गई थी। ठीक है, रोक लगा दी गई थी। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है, मैं इसको पढ़ूंगी, फिर भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि आप ये खुद पढ़ लेना है ना। फिर भी अनुच्छेद 14 आपको पता है ना, अनुच्छेद 14 क्या, आर्टिकल तो सबको रटे हुए होंगे। राज्य भारत में सभी नागरिकों को कानून की समानता या ये समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये आपको पता है कि अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों को किसी वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम है। 16(1) क्या कहता है कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। 16(4) क्या कहता है कि राज्य को नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति या पदों के आरक्षण प्रावधान करने का अधिकार देता है जिसका राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और 341 क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी शायद पूछ सकते हैं, ये आप याद रखना। अनुच्छेद 341 क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातीय मूल वंश या जनजाति को आधिकारिक तौर पर जातियों के अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकते हैं। और इससे जो रिलेटेड कानून कौन बना सकती है, संसद है। कि अनुच्छेद 341(2) क्या है कि संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूल वंश या जनजाति को
एससी की सूची में शामिल कर सकती है, हटा भी सकती है। कौन कर सकती है? नामित कौन करेगा? अनुसूचित जातियों को? राष्ट्रपति। सूची को शामिल और हटा कौन सकती है? संसद। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में दिया ना फैसला, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स रहे हैं उनको हम देख देते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एससी का उपवर्गीकरण है, सब क्लासिफिकेशन है, वो अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उपवर्गीकरण से न तो इस सूची से किसी नई अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है, न इससे बाहर किया जाता है अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का दायरा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अवसर की मौलिक समानता, जो पिछड़े हैं उनको भी अवसर की मौलिक, पिछड़ी श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान। अब देखो, आपको पता नहीं चला कि मौलिक समानता क्या होती है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते पहले हम ये क्या है। जो कानून मौलिक समानता के सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्ति या उनके समूह की अलग अलग पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अन्याय हुए ना, ऐतिहासिक जो एससी के साथ हुआ, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, एसटी के साथ जो उनकी लैंड को लेके, रिसोर्स को लेके जो होता है ना, उनके साथ जो अन्याय, तो ठीक है, वो ऐतिहासिक अन्याय हो तो उसमें वो मौलिक समानता ये है। ठीक है, उनको भी ध्यान रखा जाएगा। और राज्य सरकार जो कुछ जातियां हैं, कोई भी जो जाति है उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका उपवर्गीकरण कर सकता है। उपवर्गीकरण इसलिए तो लाया गया ना कि जिस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना, इसलिए तो उपवर्गीकरण का बोला गया ना, क्योंकि राज्य को ये सिद्ध करना होगा कि किसी जाति समूह को पिछड़ेपन के कारण उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व भी है राज्य को। फिर उन्होंने कहा कि मतलब राज्य सरकार को डेटा भी एकत्रित करना होगा। तो आप सब क्लासिफिकेशन अगर लागू करोगे तो डेटा तो चाहिए ना, कि किस जाति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, किसको नहीं मिला, वो सब इसके लिए तो डेटा एकत्र करना पड़ेगा ना। फिर राजनीतिक राज्य अपनी इच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार है वो अपने राजनीतिक लाभ के अनुसार राज्य सरकार अपने राजनीतिक लाभ के अनुसार किसी भी कैटेगरी को अंदर या किसी भी कैटेगरी को प्रतिनिधित्व दे सकती है, नहीं दे सकती, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका राजनीतिक पार्टियां लाभ उठा सकती हैं ना अपने वोट के लिए, तो उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो अधिसूचित अनुसूचित जाति अलग अलग पिछड़ेपन वाली जातियों, मूलवंश विजातीय समूह है, उसमें जो चेन्नैया मामला है ना, उसमें तो कहा था कि ये सजातीय समूह, और इस मामले में उन्होंने कहा कि विजातीय समूह है। ठीक है, और क्रीमी लेयर के बारे में भी कहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एसटी जनजाति को, कि उन्होंने कहा कि अभी तो क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए है ना, क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जिनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए क्रीमी लेयर। आपको पता होगा ना, जो आर्थिक रूप से अधिक सशक्त है, अधिक शिक्षित हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, ये जो है ना स्टेट पीसीएस में इंपॉर्टेंट हो, स्टेट पीसीएस में जैसे कि आरपीसीएस में क्रोनोलॉजी इसके पूछ सकता है, कि क्योंकि अभी यूज़ में है तो पूछ भी सकता है ना, कि सबसे पहले कौन सा कानून था, उसके बाद जनरल सिंह बनाम, ऐसा पूछा हुआ है इसलिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी बनाम। ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से हैं। केरल राज्य बनाम एम थॉमस 1975। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इंदिरा साहनी बनाम में क्या है कि ओबीसी के जो ओबीसी कैटेगरी है उनके तक क्रीमी लेयर को आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें कहा। फिर जो ईवी चिन्हैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एससी है का उपवर्गीकरण संविधान के तहत समानता के अधिकार अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन। जो हाँ, इसी का फैसला को अभी पलटा है ना सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय उन्होंने क्या डिसीजन दिया था कि जो समानता के अधिकार अनुच्छेद 341 और 342 2 का उल्लंघन है, और संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को आरक्षण है, तो ऐसी समता को सूची बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 341 दो संसद, इसमें किसको कानून द्वारा, संसद को कानून द्वारा किसी भी जाति, मूलवंश जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हटाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो अभी 2018 का है ना, इसमें क्या कि क्रीमी लेयर की अवधारणा 341 अनुच्छेद 341-42 पर लागू करना आरक्षण है, तो ऐसे समुदाय की सूची, मतलब उन्होंने कहा कि ये ऐसे समुदाय की सूची के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ये मीन्स के लिए, ठीक है, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है। अगर आप मतलब नोट्स बना, मतलब मेरे हिसाब से नोट्स नहीं बनाना चाहिए, हाईलाइट आप याद रखो तो इतने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रख लो। ठीक है, इतना सब मौलिक समानता, ये सबसे निम्न स्तर पर वहाँ पे मौलिक समानता आपने जो पढ़ा ना आगे, मौलिक समानता ये सबसे निम्न स्तर पर रहने वालों को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण है। ठीक है, जो हासिल पर है उनको सशक्त बनाएगा, गवर्नेंस की स्थिति मजबूत करेगा, क्योंकि विजातीय समूह अनुसूचित जातियों की श्रेणी के भीतर सबसे जो वंचित समूह है, तो उनको उनके साथ जो अधिक अलग स्तर पर होने वाले भेदभाव को देखते हैं उनका उपवर्गीकरण जरूरी है। विधानमंडलों की विधायी क्षमता अनुच्छेद 341 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को किसी जाति को अनुच्छेद, ये तो आपको पता है ना, कितनी बार मैंने बोल दिया ये अधिकार। हालांकि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत निहित मौलिक अधिकारों के आलोक में अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों की विधायी क्षमता का इस्तेमाल होने लगता है। और अनुच्छेद 246 क्या है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय, जो संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाती है उसकी विषय वस्तु क्या होती है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद 246 है। ठीक है, और इसके विपक्ष में तक देख लेते हैं हम। एकता और एकजुटता, ये है कि जैसे कि ऐसी कैटेगरी अभी मतलब ठीक है, उनसे जो सबसे मतलब इसमें अगर क्लासिफिकेशन होगा तो उनको लगता है कि उनकी एकता है, एकजुटता है, उसमें कमी आएगी।
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य क्या? आरक्षण का उद्देश्य क्या? तो उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य तो क्या, जो ऐतिहासिक कन्या हो उसकी क्षतिपूर्ति करना है, आर्थिक कल्याण के लिए तो नहीं है ना आरक्षण। ये इसमें खिलाफ में आप तर्क दे सकते हो। आर्थिक गति से मतलब ये होता है कि जो ऐसे जो जातिगत आधार पर उनको तो जातिगत आधार पर भेदभाव होता है ना, तो आरक्षण से मतलब आरक्षण हटाने से मतलब ये है कि वर्गीकरण करने से ये जातिगत भेदभाव का कलंक शायद मिट ना पाए, है ना, ये भी है। ये है ना, ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ने क्या 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 बोला कि 2022 रीन तक पहुंच में जाति आधारित भेदभाव को उजागर करती है। ये ऐप है ना, जो सोसाइटी में जो मेंस में आए थे क्वेश्चंस, कास्ट से रिलेटेड आए थे, तो आप उसमें ये जो है ना रिपोर्ट, आप उसको कोट कर सकते हो उसमें, ठीक है। डेटा संबंधी सीमा भी है कि अभी तक 2011 का जाति जनगणना क्या, जो 2011 की जनगणना थी वही अभी तो जनगणना भी नहीं हुई है ना, 2011 के बाद अभी जनगणना भी नहीं, तो डेटा संबंधी आप मतलब बहुत जितनी भी स्कीम हो उसमें हमेशा तो डेटा संबंधित चिंता तो हमेशा होती है, ठीक है। मतलब विश्वसनीय डेटा नहीं है, व्यापक स्तर पर जाते आते डेटा का अभाव है, फिर उसके बाद मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका दुरुपयोग भी कर सकती है, ठीक है। ये निष्कर्ष, अब अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आप ये निष्कर्ष लिख सकते हो, ठीक है। इसका अगर ऐसे क्या उपवर्गीय से रिलेटेड आए तो आप ये निष्कर्ष, ये डिबेट करने के बाद ये इसमें ये क्या होगी, नीति निर्माता के लिए महत्वपूर्ण है, मध्य जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नीति निर्माता के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों, जो एससी कैटेगरी के प्रतिनिधि है, कानून विशेषज्ञ है और सामाजिक वैज्ञानिक सभी हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करनी चाहिए। इस संबंध में सरकार जो ओबीसी से संबंध रोहिणी आयोग बनाया था ना उपवर्गीकरण के लिए, ओबीसी के तर्ज पर एक आयोग, मतलब एससी के उपवर्गीकरण से संबंधित भी एक आयोग गठित करना चाहिए और मतलब समाधान खोलना चाहिए कि उनकी जो एकता है उसमें भी कमी ना आए और जो असमानता है उसको भी दूर किया जा सके, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन है केंद्र प्रायोजित, सॉरी क्वेश्चन क्या, आगे का जो टॉपिक है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये न्यूज़ में क्यों है? तो फेयर संबंधित सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग ने इसके सुधार की प्रक्रिया शुरू, नीति आयोग ने कहा कि इसके सुधार की प्रक्रिया, नीति आयोग ने इसके सुधार की, पहले आपको बता देती हूँ कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। केंद्रीय छात्रक योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें तो होता है जो सेंटर प्लस स्टेट दोनों वित्त पोषण करते हैं, किसमें, केंद्र प्रायोजित योजना में, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना में दोनों 60 और 40 का अनुपात होता है, जिसमें 60 केंद्र सरकार देती है और 40 राज्य सरकार, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें 90-10 का अनुपात है, 90 तो 10% राज्य सरकार उनका है ना, डेवलपमेंट इतना नहीं हो सकता, 90% केंद्र सरकार देती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो केंद्रीय क्षेत्र योजना है, उसमें पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है, उसका इंप्लीमेंटेशन जितना भी हो वो सारा केंद्र सरकार के, ठीक है। आप नाम से याद रखें ना, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है। और फिर मैं सुर्खियों में क्यों है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा ना। नीति आयोग के विकास निगरान और मूल्यांकन कार्य जो टीएमओ ने, उसने क्या कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना जितनी भी है उसकी मूल्यांकन आरंभ की, नीति आयोग ने उसका मूल्यांकन आरंभ क्या है, डीएमयू ने 9 प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन में सहायता हेतु परामर्शदाता फर्मों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया। ये 9 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आप देख लीजिए, मतलब ये क्षेत्र इससे जो राज्य सूची में भी आते हैं और संवर्धित सूची में भी आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर है, वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, शहरी कायाकल्प कौशल जो स्किल्ड डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास भी है, और पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र है, हेल्थ से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्स है, पर्यावरण और वन क्षेत्र है, सामाजिक समावेशन, ठीक है, और कानून है व्यवस्था और न्याय प्रदायगी क्षेत्र, इससे रिलेटेड ये सब 9 क्षेत्र पूरे आप देख लेना, ठीक है। मैंने तो पढ़ लिया ये। इसके बारे में हम पढ़ लेते कि ये है क्या। जो सीएससी ऐसी योजना है जिसे केंद्र और राज्य तरफ संयुक्त रूप से, मैंने बोला ना कि केंद्र ये दोनों संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, इन्हें संविधान की राज्य सूची व संवर्धित सूची में आने वाले क्षेत्रों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। आप संघवाद पे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना, संघवाद पे, ठीक है, तो संघवाद मीन्स में तो ये बहुत आ रहा है ना क्वेश्चन, तो इसमें आप ये कर सकते, ये ठीक है। संघवाद में तो ये आप उसमें इंटरलिंक कर सकते हो, ये वाला केंद्र प्रायोजित योजना कि सरकार क्या क्या संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, तो आप केंद्र प्रायोजित योजना को लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ थे, विशेषता क्या है कि वर्तमान ढांचा सीएसएस के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्री, ये वर्तमान ढांचा कब का है, मुख्यमंत्री की जो उप समूह की रिपोर्ट थी 2015 के उस समय का है, ठीक है। उनका फोकस है विजन 2022 को साकार करने में राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल किया गया। इसके तहत केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। डेवलपमेंट करना होगा तो केंद्र और राज्य दोनों को साथ मिलकर कार्य तो करना पड़ेगा ना। फिर वर्तमान स्थिति के 75 केंद्र प्रायोजित योजना चल रही है, जिसमें इनको भी कितने श्रेणियों में वर्गीकृत है, 3 श्रेणियों में है, ठीक है। 25 के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने कुल बजट की व्यय का लगभग 10.4% करती है, 75 CCS पर खर्च करती है। और इसके प्रकार हम देख लेते हैं कितने प्रकार है, ठीक है। हम इसके प्रकार पहले देख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार है। देखो एक तो है कोर योजना, और कोर से भी कोर ऑफ द कोर वैकल्पिक योजना। तो कोर में क्या है कि जो योजना राष्ट्रीय विकास एजेंडा है ना, उसमें शामिल जैसे हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन जो, और ये कोर ऑफ द कोर, ये जो है ना वल्नरेबल सेक्टर के लिए जो योजना है ना, उसे जैसे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन के लिए योजना शामिल है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा की उपलब्ध निधि में पहले आता है, जो मनरेगा है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों है, दिव्यांग जनों है, अन्य कमजोर समूह के विकास के लिए मनरेगा योजना उनके लिए है, ठीक। ये है ना, जैसे कि राज्यों के चयन करने के मतलब इसमें उनके विकल्प की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, ठीक है। वित्त पोषण,
तो इसका वित्तपोषण कैसे किया जाता है देख लेते हैं। सीएस के लिए सभी राज्यों को सीएस के सभी के लिए राज्य की संचित निधि के माध्यम से किया जाता है। कि धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है। ठीक है, 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश और 2017 से योजना और गैर योजना वित्त को करने के लिए सीएसएस तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजना संघ द्वारा राज्यों को विशेष उद्देश्य फंड राष्ट्र का प्राथमिक साधन बन गई है। कोर योजना के वित्तपोषण का ढांचा क्या है कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्ट है ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, ठीक है, सिक्किम है, और भी जो ये तीन हिमालय राज्य हैं उनके लिए क्या है 90-10 का अनुपात है, और जो अन्य राज्यों में 60-40 का अनुपात है। ठीक है, कि वित्तपोषण जो नॉर्थ ईस्ट के वो 90-10 के अनुपात, 90% तो केंद्र सरकार करेगी और 10% जो राज्य सरकार है नॉर्थ ईस्ट की वो करेगी। इसमें 60% जो केंद्र सरकार करेगी और 40% जो राज्य, बाकी जो राज्य है ना जितने इंग्लैंड पे केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ तो 100% केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यहाँ पे निगरानी कौन किया, संघ राज्यों के शासन नीति, संघ भी रहता है, राज्य और नीति आयोग भी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक, कहाँ तक ये है सीएसएस का औचित्य क्या है। समनुषंगिता या साइका का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सभी कार्य शासन के निचले मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी कार्य शासन के जो निचले हैं, जैसे कि पंचायत है, फिर उसके बाद जो आता है नगर पालिका, निचले स्तर से होना चाहिए। अगर जो निचले स्तर की बॉडी है स्थानीय शासन नहीं कर पाए तो फिर ऊपर की जो पदाधिकारी है उनको करना चाहिए। राज्य में बुनियादी सेवाओं की समानता होनी चाहिए, जितनी भी बुनियादी सेवा है, स्वास्थ्य है, उनकी सबकी समानता। और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं ना कि असमानता को दूर करना, ये असमानता को दूर करने के लिए है ना जितनी भी योजना है। अनुच्छेद 348 आपने देखा ना, जो कोर ऑफ द कोर स्कीम मनरेगा, वो असमानता को दूर करने के लिए है ना, अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ठीक है, शिक्षा आपने देखा ना, जो 8 9 चैप्टर थे ना, हाँ उसमें से जो शिक्षा से रिलेटेड था, कमजोर वर्गों का कल्याण, आपने वो भी देखा ना सारी। एग्रीकल्चर है, जो किसान भी कमजोर जितने भी हैं आप देखें ना, वो लोक सेवा अनुच्छेद 43 है। इसमें समस्या क्या है, समस्या भी है संसाधन वितरण संबंधी मुद्दे हैं। मतलब इसमें ये है कि जैसे कि जो 2021-22 का बजट अनुमान है ना वित्त वर्ष का, उसमें ऐसा है कि किसी जो कुल वित्त पोषण का 91.14% भाग 15 योजना को प्राप्त हुआ। अम्ब्रेला योजना के आने वाले कई योजना को बहुत कम, मतलब किसी को तो जैसे कोई योजना है उसको बहुत अधिक प्राप्त हुआ और कोई है जिसको बहुत कम प्राप्त हुआ। तो संसाधन वितरण संबंधी मुद्दे हैं। सॉरी, योजना की अधिक संख्या, इतनी सारी योजना है तो प्रयासों का दौरा भी होता है। ठीक है, उपघटक इतने सारे, लघु घटक उपघटक इतने सारे हैं तो योजना की संख्या भी बहुत अधिक है। संघ सूची में सूचीबद्ध मदों के लिए कम राजकोष, मतलब राज्य सूची में इतनी सारी योजना है तो फिर उसको भी फंड, फिर जो संघ सूची के लिए जितनी योजना है उसके लिए फंड की कमी हो जाती है। जैसे राजकोष आवंटन में कमी, योगदान राष्ट्रीय लोक वित्त निधि संस्था के अनुसार 2011 के जीडीपी में 2% से घटकर अब कितना हो गया, 2019 में 1.5% हो गया था। ठीक है, तो सभी और बाकी वन साइड ये तो बहुत है। किसी भी योजना को देखो ना तो ये प्रॉब्लम की बहुत है, वन साइज फिट ऑल, सभी के लिए एक ही तरह की योजना। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग, जो इससे ज़्यादा बीमार राज्य उसको अलग होनी चाहिए, जो थोड़े ज़्यादा विकसित जो ठीक ठाक स्थिति में उनके लिए अलग होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब सरकार वन साइज फिट ऑल का दृष्टिकोण अपनाती है। कुछ राज्यों में योजना समझने में किसी राज्य में कम निवेश है, ये भी मुद्दा उठाया। बेहतर निगरानी, ये तो सभी में निगरानी का अभाव बहुत है, मूल्यांकन अच्छे से नहीं होता। वित्त पोषण को प्राथमिकता आगे की राह क्या, मतलब क्या कर सकते हैं, और वित्त पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए। और धीरे धीरे जो उपकरण है उनको जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, ठीक है, तो उनको उनका वित्त पोषण बंद करना चाहिए। वित्त पोषण की आरंभिक सीमा अरविंद वर्मा समिति ने 2005 में कहा था कि जो सीएस की तभी शुरू किया जाए, किसी नई सीएस को तभी शुरू किया जाना चाहिए जब वार्षिक 300 करोड़ रुपए से अधिक हो। ठीक है, मुद्रा स्फीति सूचकांक आधारित वित्त पोषण के इसमें WPI के आधारित होना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक आज भी यूज करता है ना इन्फ्लेशन के लिए CPI, हाँ WPI, तो उन्होंने कहा WPI शामिल होना चाहिए। ठीक है, फिर 2 साल में संशोधित किया जाना चाहिए, WPI को जोड़ा जाना चाहिए, मतलब WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, बेहतर गवर्नेंस, डेटा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, निगरानी और मूल्यांकन में पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब है। मीन्स के लिए टॉपिक है, इसके बाद हम बाद में करेंगे।